गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी सोशल स्टडी की वर्कशीट नंबर 3 को दोबारा पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा कि जलमंडल किसे कहते हैं। ये आपका भूगोल के चैप्टर में से आया है, वायुमंडल वाले चैप्टर में, पर्यावरण वाले चैप्टर में से आया है। उसमें जलमंडल किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। जिस जिस जगह जल पाया जाता है, चाहे वो नदी के रूप में जल हो, चाहे झील के रूप में, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ऐसी नदी होती है, कहीं ऐसी हमारे इंडिया में, चाहे पूरी पृथ्वी पे लगाओ, कहीं ऐसे पानी बह रहा होता है नदी के रूप में, कहीं बर्फ के रूप में जम जाता है, कहीं समुद्र के रूप में, कहीं ऐसी झील होते के रूप में, और कहीं तालाब के रूप में, और तो कहीं नहर के रूप में। हर रूप में पृथ्वी पे इन सभी जो जल के स्रोत है, इनके रूप में कहीं भी जहाँ जल पाया जाता है, उस जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी हिस्से पे जो जल पाया जाता है, जल के उस क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये देखो, ये जल है, जलमंडल है, यहाँ पे जल पाया जाता है। ये स्थल मंडल है, जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। स्थल मंडल है, ये यहाँ हवा चलती है, वो वायुमंडल है। ये तीनों, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, जिस जगह तीनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल। ये यहाँ पर जीव जंतु जिंदा रहते हैं। जिस जगह जीव जंतुओं को वायु हवा मिल जाती है, सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी, और रहने के लिए जगह मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। वो क्या होता है? यहाँ जल, थल और वायु मिल जाते हैं, उसको हम जैव मंडल कहते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जल मंडल के बारे में। तो जलमंडल, पृथ्वी के ऊपर कहीं भी जहाँ जल पाया जाता है, उस जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत क्या हैं? नदी, झील, और आपने लिख लिख के देखने 3-4 बार, नदी के स्पेलिंग, झील के स्पेलिंग समुद्र और महासागर के। तो इसको हम समुंदर, हिम नदी, जिस नदी का पानी बर्फ के रूप में जम जाता है, वो हिम नदी, ये नदी है। ये सारे जल के स्रोत हैं। ये झील है, ऐसे झील होती है, और ये समुंदर है, ये तालाब होता है, और ये नहर होती है। इनके आपने स्पेलिंग भी लिख के देखनी है, और ये आपको बार बार देखो, इनकी पहचान भी करनी आनी चाहिए। कौन सी झील है, कौन सी नदी है, कौन सा समुंदर, कौन सी हिम नदी, कौन सा तालाब है, कौन सी नहर है। सभी प्राणियों के लिए जल आवश्यक है, आपको भी पता। पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए भी जल जरूरी है, और मनुष्यों के लिए भी जल जरूरी है, जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के, हर जीव के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीव के जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता है। जल 3 रूपों में पाया जाता है। जब 0 डिग्री पर जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, लिख कर भी देखना है। बर्फ क्या होती है? जल का ठोस रूप। तरल रूप में पानी में पीने के लिए पीते हैं हम। जल का तरल रूप पानी होता है, और जब वो गर्म होकर उड़ने लगता है तो वाष्प रूप उसका गैस होती है। तो 3 रूप आप याद कर लेना: बर्फ, तरल और गैस। ठोस, तरल, और ठोस में बर्फ होती है, तरल में पानी, जल पीने वाला जो पीते हैं हम, और गैस, वाष्प, जब गर्म होकर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो वो गैस के रूप में होता है। तो इस तरीके से आज की ये हमारी वर्कशीट जो एसएसटी की पूरी, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है। इसके जब आप घर में पानी पीते हो, पानी से कोई भी काम कर लियो, वो पानी का तरल रूप है। और बर्फ के रूप में देखा है आपने फ्रिज के अंदर, जब फ्रीजर में बर्फ जमी हुई होती है। आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? आप देखते हो ना कि जब हम पौधे को पानी नहीं देते तो वो सूख जाता है। ऐसे ही अगर मनुष्य को पानी ना दो कई दिन, तो वो उसकी मौत हो जाती है। आप चाहे पक्षियों को, जीव जंतुओं को, किसी को पकड़ कर देखना, अगर उसको हम पानी नहीं देंगे तो वो, उसकी डेथ भी हो सकती है। चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे पौधा है। पौधे को 4 दिन गमले में पानी मत दो तो वो सड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
के सभी जीवों के लिए पानी आवश्यक है। आप पौधे और खुद भी एक दिन प्यासी रह के देखना तो कितनी बुरी हालत होने लगती है, हम बीमार होने लगते हैं। अगर एक आध दिन और ना पिए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। आप पेड़ पौधों पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक पौधा रखना, उसमें देखना, पानी मत डालना, और एक पौधे में पानी डालना, तो दोनों में फ़र्क देखना। जिसमें पानी नहीं डालेंगे उसकी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, और जिसमें आप पानी डालोगे वो हरा भरा रहेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए पानी आवश्यक है। आपने बर्फ के रूप में भी पानी को देखा है। जब आपके घर में पानी उबल रहा होता है तो उसको भाप के रूप में उड़ते हुए भी आपने देखा है, और आपके फ्रिज में आपने उसको बर्फ के रूप में भी देखा है। आगे हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2, इंग्लिश की वर्कशीट है। ये किंगडम है। राइट पिक्चर। किंग, ये किंग है, व्यक्ति किंग हो सकते हैं। किंगडम ये होगा, किंगडम होता राजा का राज्य। आपके ये वर्कशीट नंबर जो इंग्लिश है आपके चैप्टर द 3 क्वेश्चन में से आई है। आगे पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, एक बार एक राजा मतलब ये सोचता है कि अगर उसके साथ ऐसा होता कि उसको हर चीज़ के करने का सही समय पता होता, और सही लोग पता होते जो जिनके साथ वो बात करता। इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, whom to avoid। कह रहा एक राजा ये सोचता है कि अगर मुझे पता होता है कि हर काम को करने का सही टाइम क्या है, और लोगों से सही लोगों से बात करने, कौन से लोग हैं जो इनसे बात करना उसका सही रहेगा, और किन को अवॉइड करना यानी कि किन से बात करना नहीं वो सही रहेगा। और अबव ऑल इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कह रहा इन सब के अलावा मुझे ये भी पता होता है कि कौन सी जो काम चीज़ है, काम है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ही वुड नेवर फेल। कह रहा तो मैं कभी भी फेल ना होता इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। वो सोचता है राजा कि अगर मुझे हर काम का सही टाइम पता चल जाए भी कि किस टाइम करूं जो सही हो जाए, और मुझे अगर ये पता लगे किस टाइम मतलब कौन से सही लोग हैं जिनसे मैं बात करूं, और कौन से गलत लोग हैं जिनसे मैं बात ना करूं, और कौन सी बस इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे करने चाहिए, तो मैं कभी भी फेल नहीं हूँगा, किसी भी काम करने में फेल नहीं हूँगा। तो एंड दिस थॉट हैविंग अकर टू हिम, उसको ये सोच आती है, वो सोचता है। एंड ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज, और ऐसा सोचने के बाद वो अपने जो उसका राज्य होता है उसमें क्या कर देता है, घोषणा कर देता है दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। राजा ने अपने मतलब राज्य में ये कहलवा दिया कि अगर कोई व्यक्ति मुझे ये बताएगा कि हर काम के लिए कौन सा समय सही है, तो वो उसको बहुत बड़ा इनाम देगा। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और बता देगा कि कौन से लोग मेरे लिए जरूरी हैं। एंड हाउ हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और अगर मुझे कोई ये बता दें कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको इनाम दूंगा बहुत बड़ा। राजा ने घोषणा कर दी अगर कोई व्यक्ति मुझे हर काम के करने का सही टाइम सही लोग बता देंगे जिनसे मैं बात करूं, और सही चीज़ें बता दें कौन सी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस व्यक्ति को बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा, प्राइज दूंगा, इनाम दूंगा। अब इसको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब हमें इसके आंसर देने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, राजा चाहता था हर काम को करने का सही टाइम कौन जानना चाहता था, राजा करना चाहता था। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन,
ग्रेट रिवार्ड कहा था, वो ये भी हो सकता है, सम गोल्ड भी हो सकता है, या लैंड ओन्ड बाय किंग, या राजा जो उसमें से जो एक कोई एक लगा सकते हो, इन दोनों ए और बी में से कोई एक हो सकता है। द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स क्या, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, घोषणा। प्रोक्लेम का मतलब राजा के द्वारा घोषणा। द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द थ्री आंसर्स ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग। ये पहला कह रहा है, अगर मैं सारी बातें समझूं, किन लोगों से बात करने के लिए सही है, किन को से बात करनी नहीं सही है, कौन सा काम करने का सही टाइम और कौन सी चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं कभी भी किसी फेल नहीं होगा। तो नॉट फेल एट एनीथिंग। द थ्री क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। एक तो वो जो जानना था, तीन क्वेश्चनों में हर काम के करने का सही टाइम जानना चाहता था, तो टाइम आएगा। हु वाज द राइट पर्सन, वो ये जानना था कौन सा व्यक्ति है जिससे बात करना मेरे लिए सही। मदर नहीं कहा था उसने, व्यक्ति पर्सन होता है। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है उसके राजा के लिए, डिफिकल्ट नहीं इम्पोर्टेंट। तो ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होगी 3 नंबर। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्कशीट। तो ये है आपकी जो हम पंछी उन्मुक्त गगन पोइम से आई है। ये रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, तो आपने इनके आंसर लिख लिख के याद करने हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन जहाँ तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है। जब हमारा लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन जैसे ही हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। अगर हम आजकल बंद है तो हमें बुरा लग रहा है, तो अगर हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद रखते हैं तो सोचो उसको कितना बुरा लगता होगा। तो इसलिए हमें किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। जो आपकी पोइम है या कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो किसने लिखी है, शिव मंगल सिंह ने लिखी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने का पिंजरा में बंद कर हम अपनी गति मतलब अपनी चाल भूल जाएंगे, हम उड़ना भूल जाएंगे। पक्षी क्या कहता है, इसका मतलब है, कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। ये स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। शिव मंगल सिंह जो इसके कवि, वो कहते हैं कि अगर पक्षियों को सोने की जंजीरों में यानी कि सोने के पिंजरे में बांध दिया जाए तो वो उड़ना और चलना भूल जाते हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और बस वो करी फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। तरु होता वृक्ष की फुनगी होता शाखाओं पर जो झूलने के सपने हैं, वो सपने ही देखते हैं बस। अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो बस वो बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और जबकि पक्षियों की इच्छा जानमान तो खुले आसमान में उड़ने की है। कोई भी पक्षी अपने आप को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहता। उसका अरमान या इच्छा क्या होती है कि वो खुले आकाश में उड़े। वह उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं सारे पक्षी, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। और अनार के दानों रूपी जो आकाश में तारे होते हैं, यानी कि उनको छूना चाहते हैं, मतलब उनको चुगना चाहते हैं। चुगना चाहने का मतलब वो तारों को भी छूना चाहते हैं। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं, वो उड़ना, कैसे उड़ना है, कैसे चलना है। सोने के जंजीरों में या पिंजरे में बंद कर पक्षी अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। ये वाला लिखेंगे, सोने की जंजीरों, ये इसका आंसर होगा।
पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। यहीं तक लिखना, आपने लिखना भी है, याद भी करना इसको। पक्षियों के क्या माने हैं? पक्षियों के क्या माने? यहाँ से लिखोगे आप, पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आसमान में उड़ने के हैं। ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरे का, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? वो क्या देखते हैं? पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी शाखाओं का झूला झूलने का बस सपना ही देखते हैं। ये तीसरा, ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है जहाँ से शुरू होता है जो, और ये तीसरा आंसर है। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते हैं। वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? जो तारों रूपी, वे अपनी चोंच के द्वारा अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुनना चाहते हैं। पक्षी ये चाहते हैं, अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुनना चाहते हैं। यहाँ से लगा लोगे आप, वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी, यहाँ से वे अपने चोंच से, ये वाला लिख के फिर लिखोगे अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुनना चाहते हैं। हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। हमें उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पक्षियों को आप स्पेलिंग देख लेना ऊपर, पिंजरे के पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं है बच्चों, देख लेना। नहीं करना चाहिए और उनको दाना पानी देना चाहिए। करना चाहिए, उन्हें पानी और उन पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों को दाना और पानी देना चाहिए। दाना और पानी देना चाहिए। मैं आपके लिए आसान बनाया है, देना पानी देना। इसे हिंदी लिखना सीखोगे आप, देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण विराम लगा लेना हम लोग। हमारी हिंदी की होगी, अब मैथ की करेंगे। दूसरी वर्कशीट नंबर, आंकड़े तथ्यों का संग्रह है, ये याद करना है। आंकड़े या डेटा किसको कहते हैं? ये तथ्यों का संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण। किसी भी चीज की सिलसिलेवार जो विवरण है उसको भी हम आंकड़े कहते हैं। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय के में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता जानना चाहते हैं, तो हम अपनी जरूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अगर हम अपने दोस्तों की रुचि जानना चाहते हैं कि उनकी रुचि कैसी है, वो गमलों में पौधे लगाना, गार्डनिंग गार्डनिंग उसकी वो रुचि है, जहाँ बागवानी उनकी रुचि है, जहाँ टिकटें कलेक्ट करना उनकी रुचि है, जहाँ पुस्तकें पढ़ना, तो वो हम एक डाटा तैयार करेंगे। और जहाँ उनके अंक पूछना चाहते, मैथ में सबके अलग अलग अंक कितने हैं, जहाँ उनकी पसंदीदा पोशाक पूछना चाहते हैं, तो ये हमें
ये आंकड़ों का संग्रह कहलाएगा। जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं कि कौन से महीने में उनका जन्म हुआ है, तो ये आंकड़ों को एकत्रित करना कहते हैं, इसको आंकड़ों का संग्रह करना कहते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक आपकी इच्छा अनुसार, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। तो जैसे मैं जानती हूँ हमारे घर में 2 व्यक्तियों का जन्म जनवरी में हुआ है और 2 का फरवरी में हुआ है। 2 का ही हमारे घर में मार्च में भी हुआ है। अप्रैल में एक व्यक्ति का हुआ है, मई में भी एक व्यक्ति का हुआ है, जून में 2 का हुआ है। और ऐसे ही जैसे मेरी बहन की बेटी और उनके पापा का जन्म जनवरी में, फरवरी में मेरी बेटी का और मेरे जेठ के बेटे का, मार्च में भी हुआ है हमारे घर में जन्म मेरे हस्बैंड का और मेरी जेठानी का, अप्रैल में मेरी बहन का, मई में मेरे बेटे का, जून में मेरी भतीजियों का 2 का, जुलाई में खुद का मेरा भी और मेरे 2 स्टूडेंट्स का 3 का जुलाई में हुआ है। अगस्त में एक मेरे भांजे का, एक मेरे जेठ का, तो 2 व्यक्तियों का मुझे पता है अगस्त में हुआ है। सितंबर में एक मेरे भांजे का, 2 का भांजी और भतीजी का, अक्टूबर में एक भांजे का, नवंबर में भी एक भांजे का, दिसंबर में भतीजी का। तो ऐसे करके हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी है और उनके जन्म किस महीने में हुए वो काउंट करने से हम तालिका तैयार कर सकते हैं। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से कोई जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ध्यान से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अब 7वीं कक्षा में 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। तो कुछ बच्चे क्या करना चाहते हैं, कुछ बच्चों की रुचि क्या है, रीडिंग करना, कईयों की राइटिंग करना, कईयों की सिंगिंग करना। ये राइटिंग मतलब लिखना। कईयों की हॉबी क्या है, रुचि क्या, लिखना। कईयों की आर से रीडिंग करना, पढ़ना, डब्ल्यू से लिखना, एस से सिंगिंग। तो हम देखते हैं कितने बच्चों की रुचि पढ़ना है। तो पढ़ना क्या था, रीड करना, आर से 1 2 कितने 3 4 5 6 बच्चों की रुचि रीडिंग करना है। राइटिंग करना भी देखते हैं कितनों की, लिखना, डब्ल्यू से राइटिंग। आपको पता ना रीड के स्पेलिंग होते हैं READ, रीड, इसलिए रीड का उन्होंने आर लिख दिया। तो राइटिंग के क्या होता है, इंग्लिश में लिखना को क्या कहते हैं, राइटिंग। तो राइटिंग डब्ल्यू से शुरू होता है, इसलिए उन्होंने राइटिंग मतलब लिखना, तो राइटिंग का उन्होंने डब्ल्यू लिख दिया। गायन करना क्या, तो सिंगिंग, सिंगिंग का उन्होंने एस लिख दिया। तो ऐसे हम गायन कर, कितने लोगों ने गायन करना, गाना कितनों की रुचि, एक एस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे ऐसे हैं जो गाने का शौक रखते हैं। तो कितने हो गए, 6 बच्चे पढ़ने की रुचि रखते हैं, 5 बच्चे लिखने की रुचि करते हैं, 9 बच्चे गाना गाने की रुचि रखते हैं। टोटल कितने हो गए, 20 बच्चों की हमने जान लिया कौन गाना गाना चाहता है, कौन लिखना जानता है, कौन पढ़ने की रुचि रखता है। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, चलिए अभ्यास करते हैं। लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणामानुसार निम्नानुसार है। ये दे रखा है, किसी की एक 135 है, एक 150 सेंटीमीटर है। 10 लड़कियां, उनकी ऊंचाई सेंटीमीटरों में दी गई है। तो हमने बताना सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो देखते हैं कौन सी है सबसे, ये वाली है, 151 है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, 151 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है वो भी देखते हैं, 128 है मेरे ख्याल से। सबसे कम ऊंचाई वाली लड़की कितनी है, 128। तो इसको हम लिखेंगे। अगर हमारे पास ऐसे आंकड़े दिए देखे हो, तो अब सबसे बड़ी लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटा देते हैं। ये सबसे लंबी लड़की, सबसे इसको घटा देते हैं। इधर लिए तो 11 बन गए ऊपर, एक में से 8 घटते नहीं, तो इधर से कैरी करेंगे, कितना बन गया 11।
11 में से 8 गए 3, और यहाँ कितने रहेंगे 4, 5 तो कट गया, एक ले लिया हमने कैरी, तो 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया 0। तो जब हमें ऐसे अंकड़े दे रखे हों तो बड़े वाले में से छोटा घटाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिसर। ये याद रखना, परिसर क्या होता है। अगर आपको अंकड़े दे रखे हों तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे घटाने को परिसर करे। अरे वह अधिकतम मान में से न्यूनतम का घटाव हमें देता है परिसर। अधिकतम का मतलब जो आंकड़ों में से सबसे बड़ा अंक है वो, और न्यूनतम का मतलब होता है जो सबसे छोटा अंक है उनको घटाने से हमें क्या मिल जाता है, परिसर। परिसर का फार्मूला दे रखा है नीचे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इस तरीके से बच्चों आज आपकी मैंने 4 वर्कशीट करवा दिया, और इसमें जो मैंने करने को कहा गया वो करके देखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ आपका अच्छा हो जाए। और अगर बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।